बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सादिया अफजाल। 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है इंतखाबी मुहिम के ख़त्म होने में और परसों इंतखाबात होने जा रहे हैं इस मुल्क में। वो इंतखाबात जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस रहीं, बहुत कयास आराइयाँ हुई, बिलाखिर इंतखाब हो रहे हैं। होंगे नहीं होंगे, आगे तो नहीं हो जाएंगे, निगरान हुकूमत जो है वो मज़ीद कितनी मुद्दत इनकी बढ़ाई जाएगी, इस किस्म के तज्ज़िये, इस किस्म के तबसरे होते रहे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया या सहाफ़ी नहीं कर रहे थे, ख़ुद सियासतदानों को बहुत शकूक व शुबहात थे इन इंतखाबात को लेकर। वो पार्टीज़ जो आज अपनी जीत के दावे कर रही हैं, हत्ता कि वो भी ये कहती थी कि शायद ना हो। ऑफ द रिकॉर्ड जब आप उनसे बात करते थे तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि कहीं हमें फाइनल ये पता लग सके कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हो रहे हैं तो हम अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर सकें। अब इंतखाबी मुहिम जब ख़त्म होने वाली है और परसों एक बहुत बुनियादी सबसे एक अहम दिन जो है वो होता है। एक चीज़ तो आपने देखी कि जो कैंपेन होती रही, किसकी कितनी बड़ी कैंपेन थी, किसकी बहुत अच्छी कैंपेन रही, कौन ज़्यादा एक्टिव रहा, ये डिस्कशन अपनी जगह पर। आधे से ज़्यादा इलेक्शंस जो है वो आपका उस दिन आप जीत जाते हैं जब आप अपने वोटर को घर से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, और वो दिन परसों का है। उसके लिए सियासतदानों की, कैंडिडेट्स की, सियासी जमातों की क्या तैयारी है, उस पर भी बात करेंगे। फिर साथ ही साथ जो हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, जो कि हम 7 बजे से आपके साथ मौजूद हैं, मेरे साथ हबीब अकरम साहब हैं, अदनान आदिल साहब हैं, राना मुबशिर साहब हैं, और एक और हमारे नए तज्ज़ियाकार का इजाफा हुआ है, हमारे साथ रमीज़ राजा साहब मौजूद हैं। आप चारों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं एंड आई एम होपिंग फॉर अ वेरी लाइवली, वेरी वाइब्रेंट डिस्कशन फ्रॉम ऑल 4 ऑफ यू। मुझे तो रमीज़ राजा साहब से ज़रा आज आगाज़ करने दीजिए। हाँ, ये पहले सेशन में नहीं थे तो ये नहीं थे ना, तो मैंने कहा उनका इजाफा अब हुआ है। सो लेट मी स्टार्ट विद द टेक ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। परसों जो भी जीते, जो भी हारे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आएगी या वही होगा? 18 में धांधली हो गई, 13 में धांधली हो गई, 24 में भी यही? देखिए जी, स्पोर्ट्समैन को तो बिहाइंड बाज है वो, तो जो एक स्पोर्टिंग स्पिरिट तो है ना, वो तो हर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे लिए भी एक तरह से डेब्यू है। सो जब आप क्रिकेट में डेब्यू करते हैं ना तो फूक फूक के खेलते हैं। सो शायद मैं ना खेल सकूं क्योंकि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं आता है, एंड आई गेस you don't have to be politically correct, that's okay. बट कई जगह के ऊपर मुझे नहीं पता क्या चीज़ें डूज एंड डोंट्स नहीं मुझे पता। बट एनीवे, मैं समझता हूँ, देखें ना, मैं एक लेमैन या एक स्पोर्ट्समैन की तरफ अगर मैं निगाह अपनी बढ़ाऊँ और मैं देखता हूँ पार्टीज़ क्या ऑफ़र कर रही हैं, मैं मंशूर की तरफ चला जाता हूँ। तो मंशूर जब मैं देखता हूँ ना, तो वो है जो हमारी सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है ना, वो हमें लालच बेस्ड एंगेजमेंट लगती है। मैं घर दूंगा, मैं रोटी दूंगा, मैं कपड़ा दूंगा, मैं तुम्हें प्लॉट्स दूंगा, वर्सेस मतलब है एक तरह से हम सेंस ऑफ सेल्फ को किल करते हैं। रादर देन हम आइडियाज़ के साथ एंगेज करें अपनी कौम को, हम उनको इस तरह की गुडीज़ और फ्रीबीज़ के साथ करते हैं। तो पहले तो मुझे अच्छा, फिर वही बात है कि एक बेसिक से एक कॉन्सेप्ट है हमारी पॉलिटिक्स, और मुझे इसलिए भी उसमें लगता है कि बड़ी ये बेसिक सी चीज़ है क्योंकि बाहर के मुल्कों की मेरा एक्सपोजर वेस्ट का ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों से आप मिलते भी हैं। सो मैं BBC फॉर एग्जांपल देखता हूँ, अगर उनका कोई क्वेश्चन टाइम आता है उनका पॉलिटिक्स के ऊपर, तो वो 1 घंटे का होता है, 1 हफ्ते में 1 दफ़ा होता है, और बड़ी तमीज़ के दायरे में सब बैठते हैं, एंड इट इज़ सच अ मीनिंगफुल एफर्ट एट रीचिंग अ कंसेंसस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ आई थिंक एक हक की बात कहने का भी जो तरीका है ना, वो भी ख़राब हो गया। सो एक अंदाज आपका ठीक होने वाला है, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ठीक होने वाली है, आपका जो एक एंगेजमेंट है ना कि हम इनको कुछ देंगे तो फिर ये एक्साइटेड होंगे। ठीक है। So, ये मंशूर भी गलत है। So you don't agree with the basic theme of I think हमारी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा parties? अपग्रेड होने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसा आपने कहा कि वेस्ट में जो होता है, हबीब अनीक राजी साहब भी आ गए। वाह, मैंने इधर नज़र किया कि वहाँ बैठ चुके हैं, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आपकी नज़रें इधर उधर बहुत जा रही हैं। मैं तो रमीज़ राजा साहब की बात सुन। अच्छा। तो मेरे दाएं जानिब अनीक साहब भी आ चुके हैं, हबीब अकरम साहब। ये जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वेस्ट में डिबेट जो है वो कुछ और होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो आपसे कुछ और सवाल करते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि अच्छा इन्होंने कितने ज़मीनें देनी हैं या कितने का आटा करना है। वो आपसे बुनियादी सवाल क्या करते हैं? तालीम पे। वो आपसे क्या पूछते हैं? सेहत पे। ये चीज़ें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी हैं अभी तक। एक तो इस पर बताइएगा, एंड सेकेंडली
आई पर्सनली थिंक कि जो बिलावल ने चैलेंज किया था नवाज शरीफ साहब को टू हैव अ ग्रैंड डिबेट, एक नेशनल डिबेट जो बाहर आपको एक ट्रेडिशन नज़र आता है, उस पर भी बजाय इसके कि एक पॉजिटिव जवाब दिया जाता, उस पर भी मजाक उड़ाया गया, उसको भी शायद अपनी तज़हीक समझ लिया गया कि हमें चैलेंज कैसे कर दिया। सादिया, सबसे पहले तो ये है कि जो स्क्रीन पे लूप्स चल रहे हैं ना, इनके अंदर सब्ज़ और सुर्ख का ऐसा तनासुब है कि लगता है कि पीटीआई का झंडा है, तो लिहाजा ये जिम्मेदारी आपकी है, मैंने बता दिया, इनको ठीक करवा लें। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे जो ग्राफिक, लेकिन हो सकता है ये पीटीआई जैसे रंग देख के किसी को गुस्सा आ जाए। अब क्या फौरन करें, जनाब सादिया ने फौरन मुद्दा अपने सर से उतार लिया। मैंने कहा मैं बता दूं ना, ये आप देख लीजिए कि पीटीआई का नाम लेना कितनी मुसीबत का मैं बाइस तो है। नाम ले रही हूँ, मैं तो खान साहब के भी नाम 7 बजे से ले रही हूँ। जहाँ तक आप देखिए, जो डिबेट है ना हमारी पॉलिटिकल डिबेट, मैं नहीं समझता कि वो बंद कमरों में होनी चाहिए, और पार्लिमानी निज़ाम में तो बिल्कुल भी 2 अफराद या 3 अफराद के दरमियान डिबेट नहीं होती। ये सदारती निज़ाम का खासा है, पार्लिमानी निज़ाम में ऐसा नहीं होता। तो ये जो डिबेट का ताना देना है या डिबेट को एक चैलेंज के तौर पे कि आ लड़के वेख ला है, इस तरह की बातें करना जो है, ये मेरा ख्याल है पहलवानी में तो ज़्यादा मौजू है। गुजरांवाला में ये बात अगर कही जाए कि जनाब पट्ठा फलां को चैलेंज करता है, तो ये डिबेट जो है अगर दो तो जारी कैंडिडेट्स रहती खड़े हैं और दोनों अपने आप को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? उसकी वजह के पार्लिमानी निज़ाम में हर पार्टी जो है, चाहे उसको वोट पड़े ना पड़े, जब वो कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो वज़ीर आज़म का साथ ही दावा भी लगाती है, साथ ही दावा भी करती है, तो लिहाजा ये डिबेट्स और सतह की है। देखिए, अहम बात यह है कि क्या इस डिबेट से जो हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, नीचे के लोग कनेक्ट करते हैं। नीचे के लोगों से मुराद ये है कि वो लोग जो आम आदमी है, जिसका ना मीडिया से ताल्लुक़ है ना सियासत से ताल्लुक़ है, क्या वो डिबेट, उसकी डिबेट क्या है? अगर देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा इस पर, मैं जब लोगों से मिलता हूँ, मैं सर्वेज़ मैंने किए, बहुत सारे लोगों से मुझे मुलाकात करने का इत्तफाक हुआ, तो वहाँ पे डिबेट बहुत मैच्योर है और बड़ी डिफरेंट है। आम आदमी की डिबेट हमारे सियासतदानों से ज़्यादा मैच्योर है। वो उस तरह की ग्रीड बेस्ड नहीं है जिस तरह की अभी रमीज़ राजा साहब कह रहे थे, उस तरह की कच्ची पक्की भी नहीं है जिस तरह हमारे में से, नहीं, मेरे जैसे हर सहाफ़ी जो हैं वो हर फन मौला बन जाते हैं। नीचे के लोग, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि मुझे बन्नू में एक रक्षा चलाने वाला था, ये जो चिंची रक्षा, उस शख्स ने मुझे पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में कहा। उसने कहा, आप बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, अगर पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को पिन कर दें उन चंद चीज़ों पे जो खाने पीने से मुंसलिक हैं, तो आपकी पूरी इकॉनमी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये आप इतना बारीक नुक्ता और इतना सादा सा है कि आप इस पर गौर करते चले जाएं तो आप सोचते हैं कि वाकई ये परत दर परत ये खुलते चले जाते हैं। इसी तरह मैं एक जगह पे गया, नॉट सखर, मैं आपको बताऊँ चिन्योट की बात है। चिन्योट में मैं, सखर में नारे लग गए थे इसलिए आप उसको अवॉइड कर गए। आप पहले मैंने रंगों की तरफ अभी उन्होंने पहले कलर्स की तरफ तो मैं चिन्योट में गया कुछ कह के चिन्योट में मैं गया तो चिन्योट में एक नौजवान वो खड़ा हुआ और उसने मुझे, मैं हर एक से एक सवाल पूछता हूँ कि आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार कौन है, और जब वो उसका जवाब देता तो अगला सवाल होता है क्यों। तो इस क्यों का जवाब बड़े दिलचस्प है। वो कई तो है कि आई लव, कई हैं कि जनाब बस मुझे अच्छे लगते हैं, बस मेरे दिल में मियां नवाज शरीफ साहब, आई लव यू मियां साहब, आई लव इमरान खान, कहना शुरू कर दिया ना, आई लव फला, आई लव फला, तो लिहाजा इस तरह की बात करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिटेल से आपको बताते हैं, वो बताते हैं, मिसाल के तौर पे जिस चिन्योट में जिस नौजवान की मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो कह रहा, भाई ये सड़कें तो बनती रहेंगी, आप ज़रा हमारी तरफ तवज्जो करें जिनकी उम्रें 18 साल 20 साल हैं। आप हमें पढ़ा तो रहे हैं, हमें आपने लगाना कहाँ पे है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ कि बुनियादी अच्छा, चीज़ें तो लिहाजा हमारी जो डिबेट है, ये जो डिबेट हमारे सियासतदान आपको करते नजर आते हैं, ये नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि आप बाजारों में, गलियों में जाएं, आपको इससे कहीं ज़्यादा बेहतर डिबेट थड़ों पे नजर आती है। सही कह रहे हैं। तो लिहाजा हमारी डिबेट तो वो लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक अपनी अपनी पार्टीज़ के बारे में जो लोगों का नुक्ता नज़र है, देखिए इस इलेक्शन में ये हमें बात समझनी चाहिए कि ये इलेक्शन 2 सतहों पे हो रहा है। एक है नैरेटिव की सतह, जब कोई भी इलेक्शन जिसमें नैरेटिव पैदा हो जाए, यानी कोई एक उसूल पैदा हो जाए,
तो वहाँ पे जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना कि मैं यहाँ स्कूल बना दूंगा, जैसे आज मियाँ साहब कसूर में वो सखी दिल के साथ लगे हुए थे कि जनाब यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने नहीं कही, वो मेरा ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ साहब उसका टेक केयर कर लेंगे, वो है खुडिया में एयरपोर्ट नहीं का ऐलान नहीं किया। चल ठीक है, उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी वोट पड़ता है और वो उनका नैरेटिव, जैसे आपने ये क्योंकि टर्मिनोलॉजी बड़ी आम हो गई है हमारे यहाँ बयानिया, narrative is a different- मुझे अनीक नाजी साहब मैनिफेस्टो इज डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है मैनिफेस्टो, लेकिन उनका नैरेटिव ये बन गया है कि हम काम करते हैं, हम जो हैं वो डेवलपमेंट पे वोट मांगते हैं और हमें उस पर वोट पड़ता है। अच्छा, अब मुझे अनीक साहब एक बात बताइए, नैरेटिव, बुनियादी असूलों की इन्होंने बात की ना, बयानिया, ये कैसा बयानिया है? मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कहूँगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो हर दौर में तब्दील हो जाता है। हर कोई जो है जब मुफाद अपना सामने देखता है, उसको लगता है कि अब मेरी फतह है, अब मेरे लिए जीत का वक्त है, वो एकदम बयानिया तब्दील कर लेगा, और जब लगा कि अब चीज़ें मेरे मुखालिफ सिमत में जाना शुरू हो गई हैं तो एकदम नज़रियाती बन जाएगा। देखिए, बात यह है कि सोसाइटी स्टैग्नेंट नहीं होती, ये ग्रो करती है, वक्त गुजरता है, लोगों की ज़रूरियात तब्दील होती हैं। तो एक आदमी जो जाहिर है कि 2024 में जो वादे करेगा वो और होंगे, 2029 में और होंगे, यानी लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से है ना। अभी बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की और मैनिफेस्टो की, तो चाइना इस वक्त एक एग्जांपल है वेस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अच्छा, इस वक्त आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव हैं, लेबर है, वहाँ की डिबेट्स अगर आप सुनते हैं तो आपके इल्म में है कि चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी शिद्दत से ज़ेर बहस है बरतानिया की पॉलिटिक्स में, कम से कम 6 साल से। और यानी जो बोरिस जॉनसन है वो अपने क्रेडिट पे बार बार याद दिलाना नहीं भूलता कि एलिजाबेथ लाइन जो है ये मैंने शुरू की थी, और बुलेट ट्रेन का वहाँ पे जो मंसूबे हो रहे हैं वो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये बरतानिया में। अभी वो जो रामास्वामी है रिपब्लिकन का, जिसने अभी कंसीड किया ट्रंप के साथ, अब चला गया है वो, उसकी डिबेट्स उठा के देखिए ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। जो बाइडन, वो अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, वो कह रहा है कि मैंने इतने $बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, सड़कों के लिए अमेरिका में रखे हैं, बिकॉज चाइना जो है वो हमसे बहुत से शहर उनके आगे जा चुके हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो आदमी, यानी अब ये, लेकिन बरतानिया में ये बहस 20 साल पहले उस शिद्दत से नहीं हो रही थी जितनी अब हो रही है, क्योंकि सोसाइटी बदल गई है। चाइना 20 साल पहले वो नहीं था जहां वो आज, उनके सामने एग्जांपल्स आ रही हैं। अच्छा, 5G हवावे, ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। टिकटॉक, ये उनकी इलेक्शन डिबेट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो डिबेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपकी क्या पॉलिसी होगी, आप इसको बैन करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ अमेरिका और बरतानिया की सदारती और पार्लिमानी, मैंने आपको 2 बता दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़ेरे बहस आएगा, जो 20 साल पहले नहीं था। अब इससे इंफ्रास्ट्रक्चर अब आगे आ जाए, नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट प्रायोरिटीज की मैं आपसे, आप अस्पताल पहले बना रहे हैं या सड़कें पहले बना रहे हैं? आप ये बात लोग, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये है कि ये जो प्रायोरिटीज, ये आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए। आपकी एक राय है, मेरी भी तो एक राय है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वोटर की राय है ना, तो उसकी अक्सरियत, जमहूरियत में तो यही होगा कि जो अक्सरियत जिस तरफ राय हमवार कर देगी वो आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी मैं गुजारिश करूं, बयानिया देखें, अब जब ये हम इलेक्शन कैंपेन के इख्तिताम पे जा रहे हैं, तो जहां पे हम लीडर्स जो कुछ कहते हैं हम उस पर तबसरा करते हैं, जो कुछ करते हैं हम उस पर भी तबसरा करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम शायद सभी जी होश लोग इस बात पे एग्रीमेंट में होंगे कि नफ़रत को अब ख़त्म होना चाहिए। ज़ाती ये जो कीचड़ उछालना है किरदार पे, ज़ाती ज़िंदगियों को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। हम सब इस एग्रीमेंट में, हमें असूली तौर पे तो होना चाहिए कि हमें ज़ाती ये नहीं मामलात को नहीं लाना चाहिए, ऐसा ही है। बिल्कुल सही। तो फिर हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में देखें कि क्या कौन सी वो सियासी जमात है जिसके पास ज़ाती अटैक करने के लिए बहुत मटेरियल था लेकिन उसने नहीं किया। अब ये बदनसीबी की बात है कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड पे बहरहाल, यानी जो कुछ जिस तरह का प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी और नून लीग के हमने जिस गलाजत को देखा है 2017 ऑनवर्ड्स, वो ऐसी गलाजत है कि मैं उसको दोहरा नहीं सकता यहाँ बैठ के, यानी अखलाक इजाज़त नहीं देता कि मैं उसको दोहराऊं। यानी जितनी गंदी कीचड़ उछाली गई, जिन लोगों पर उछाली गई, अब क्या उन्होंने अपने जलसों में वो स्क्रीन पर खावर मानेका के इंटरव्यू चलाए? वो जो मुलाजिम लतीफ़ के इंटरव्यूज हैं वो उन्होंने चलाए? ठीक है।
अच्छा, वो हाथ में तस्बीह लेके रियासत मदीना का नाम लेकर अगर वो चाहते तो ये सब कुछ हो सकता था, जो उन्होंने नहीं किया। बिलावल भुट्टो से एक इंटरव्यू में बकायदा पूछा गया इस इशू के बारे में, उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस कीचड़ में नहीं आ That was a very mature response from आपको ये बिलावल पता है कि भुट्टो बिलावल ज़रदारी। भुट्टो के साथ क्या हुई है? बिल्कुल। आपको ये पता है कि इस पूरे पीटीआई के सपोर्ट ग्रुप ने यानी बिलावल भुट्टो को किस नाम से पुकारता रहा है? शेख रशीद क्या कहता रहा है? बिल्कुल, सबको याद। वो जवाब में कह रहा है कि मैं इस गटर में नहीं जाना चाहता। नून लीग ने जवाब, आज मरियम नवाज ने फिर कहा है कि हमने मैं कोई उस जाती पे हमला नहीं नहीं बात करना किया, चाहती। और उसने ये भी कहा है कि हमें इस नफरत को खत्म करना होगा। बात यह है कि क्या मैं इन जेस्चर्स को देख रहा हूं? लेकिन अगर मेरा टनल विजन है, बात ये की है, अगर मेरा प्रॉब्लम यह है कि अगर टनल विजन के साथ मैं चलूंगा तो फिर नहीं। हाँ, और जब टनल विजन के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसकी बुनियाद, उसकी रूट्स में ना लॉजिक होती है ना सेंस होती है, वहां पे अना और एक जिद होती है। असल में तो ये जो बात मैं कर रहे हैं, एक इजाफा ये बात करना कर रहे हैं, चाहता हूं इनकी बुनियादी बात चीज से। यही है कि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, नहीं, इतनी डिवाइड है। आप डिवाइड बिल्कुल कि ठीक है, दो opinions एक मसला यह जगह है कि पे- हम कंपैरिजन किन चीजों में कर रहे हैं। एक तरफ एक पार्टी को तकरीबन डिसमेंटल किया गया है, उस पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, उसके बानी और चेयरमैन को बाकायदा तौर पर 14 साल, 10 साल और 7 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। उसके बाद उस पार्टी को आज एक वर्कर कन्वेंशन नहीं मुनक्किद करने दिया गया। इलेक्शन का दिन आने वाला है, लाहौर जिस दिन जनाबे नवाज शरीफ साहब लाहौर में तारीखी जलसा आम से खिताब फरमा रहे थे, उससे अगले दिन यहीं लाहौर में ये चुंगी अमर सद्दू पे एक बंदे ने, सिर्फ एक वकील साहब ने चंद लोगों को बुलाना शुरू किया कि आओ यार हम भी कन्वेंशन कर लेते हैं एक छोटा सा, और वहां पे पुलिस कैदियों की गाड़ियां लेके पहुंच गई और ये सब कुछ हो गया है। तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि इस पार्टी को एक सेकंड इस पार्टी को not to justify this, two wrongs don't make a right, but this is not the first time this is happening here। जो इस पार्टी को, मेरा ख्याल है कि इस पार्टी को बाकायदा तौर पर सफ़ें बांध के शुक्रिया अदा करना चाहिए PMLN का, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, कि जिन्होंने घटिया छोटे छोटे इल्जामात पे तो गुफ्तगू नहीं की, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पहले हो भी वो तो हजरत ना, ईसा ने कहा लीगल पार्टीज था, के हजरत साथ। ईसा ने कहा था कि तुम वो लोग हो जो मच्छर तो छानते रहते हो लेकिन ऊंट निकल जाते। अच्छा देखिए, मैं एक, ठीक है आपका नुक्ता आ गया। एक चीज इसमें कि ये चीजें जो बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ना हुई। इजाजत दे दीजिए कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है, इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये पहली बार मिसाल दी थी कि IGI बनाई गई, किसके खिलाफ बनाई गई, वहां पे पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पेट्रियट बनाई गई, ये होता रहा है। ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। PMLN, पैनमा, जो भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ ना, वहां पे नहीं लड़ सके ना। PMLN के 2018 में लोगों को पकड़ धकड़ के अंदर किया जा रहा था, हेरोइन डाली जा रही थी, केसेस हो रहे थे। अब उसी चीज से गुजर रही है PTI। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर ये उस वक्त गलत था, उससे नहीं गुजर रही जी। मैं कह रहा हूं इनको वो गाली नहीं पड़ रही जो इन्होंने दी है। आगे का कौन देखेगा कि ये किसकी जिम्मेदारी है? सियासतदान इकट्ठे होते नहीं है इस चीज पे। जहां अपने मुफाद की बात होती है वहां जाके जो सलाम करना होता है वहां जाके सलाम कर देते हैं। मसला ये नहीं है कि आप लाड लें, मसला यहाँ पे मैं क्यों नहीं हूं, मसला ये है कि मैं क्यों नहीं हूं। मसला ये है, बनने के लिए मैं सब करने को तैयार हूं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम ये है। जब यहाँ पे ISI और MI के दफ्तरों के बाहर पॉलिटिशियनों की गाड़ियों की लाइनें लगेंगी, ठीक है, 100%, और वहाँ पे जाके जो कुछ होता है वो मेरे ख्याल में किसी से अब तो ढका छुपा रहा नहीं है। और जिस तरीके से जाके वहाँ पे वो जो भी जर्नल बैठा होता है या जनरल्स बैठे होते हैं, उनको जाके जो कहानियाँ सुनाते हैं, उसके बाद और कई ऐसे हैं, मतलब मेरे पास एक लिस्ट है जो डिग्गियों में छुप के या पिछली सीटों पे छुप के जाके मिलने जाते हैं, ठीक है, वो भी है। और वो आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है। उसमें तो कई लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, वो तो इस दुनिया में भी नहीं है, वो जाते रहे, ठीक है, जाके क्या कहानियाँ सुनाते रहे, क्या कहते रहे कि जी तुसी आ जाओ, तुसी आओगे तो सत्ते खैरा ने, ठीक है, तुसी चलाओगे मुल्क तो चलेगा, ये तो ऐसी लोग तो चला ही नहीं सकते, या मेरा लीडर नहीं चला सकता, ठीक है। सो वो जो कहानियाँ आप सुनाते हैं जाके उनको, तो फिर आप उसको बता रहे होते हैं, आप सारे पॉलिटिशियन, मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, प्लीज माइंड दिस, आप उनको कहानी सुना रहे होते हैं कि जनाब 80 फेल हो गए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, प्लीज आइए मार्शल लॉ लगाइए, टेक ओवर करें, हम नहीं कर सकते, 100%। और उसके अलावा आपने देखा एक डिबेट चलती थी कि जनाब फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिशियंस बनाएंगे,
ठीक है, एक डिबेट चलती रही, बहुत अरसा चलती रही, और वो डिबेट ये थी कि जनाब फॉरेन पॉलिसी जो है पार्लियामेंट बनाएगी। क्रीम बैठी, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट को कहा गया कि आप क्रीम निकाल के दे दें, और वो क्रीम जनाब बैठे आके और वो उसको हम बता देते हैं कि किस तरह फॉरेन पॉलिसी बनती है, हम आउटलाइन दे देते हैं। उसमें पाशा, जनरल पाशा अभी जिंदा है, अल्लाह उनको अल्लाह उनको नहीं, वैसे देखिए मेरी बात सुने, जिंदा इंसान के लिए भी ये दुआ बुरी नहीं है, जन्नत की ख्वाहिश सबकी होती है ना। नहीं कैरी ऑन। और उसके अलावा जनाब कियानी साहब थे, उन्होंने उनको आउटलाइन दी, इन कैमरा ब्रीफिंग दी कि इस तरह फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए जो इनपुट दी गई क्रीम ने सेनेट से और नेशनल असेंबली से, वो जो क्रीम ने इनपुट दिए आज भी आर्काइव्स में पड़ी हुई है, उसको जरा पढ़ लें, देख लें। वो इनपुट वो थी जो मैट्रिक का, वो लेवल की बात नहीं कर रहा, मैट्रिक के बच्चे बच्चियां उससे ज्यादा अच्छी इनपुट दे सकते हैं। तो आपने करना है तो अपने आप को एलिवेट करें। पॉलिटिशियंस जो है दे शुड ग्रो अप। आप तो ये बातें कर रहे हैं ना, जो मुल्क की पॉलिसीज बननी है, यहाँ पे किसी जर्नैल के बच्चे की शादी होती है तो यहाँ हमारे सियासतदान जो है वो सलाम के करने के लिए ना लाइन में लगे होते हैं और जेब से पर्चियां निकाल के दे रहे होते हैं। और वो जो मुझे एक ब्रेक लेने इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो डिस्कशन हो रही थी कि सियासतदानों की कहाँ गलतियाँ हैं, और अगेन जो वो तमाम शिकवे, वो तमाम रिजर्वेशंस जो आज किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आ रही होती हैं, वो माजी में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की रही हैं, लेकिन तमाम सियासतदान इस चीज़ पर मिल के इसका हल, परमानेंट कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल सके हैं। परसों बहरहाल इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसी हवाले से ऑब्वियसली हमारी ये ट्रांसमिशन भी जारी है, शाम से आप देख रहे हैं। परसों के बाद बनने वाली हुकूमत कितनी स्टेबल होती है, कितनी मुस्तहकम होती है, ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम जहनों पे है। क्योंकि माजी में हमने देखा है, अगर आप 2008 के बाद से भी शुरू हो जाएं तो आपको जमहूरी सफ़र तो नज़र आता है, लेकिन किसी वज़ीर आज़म ने अपनी जो मुद्दत है वो पूरी नहीं की। सियासी जमातें 5 साल जो हैं वो ज़रूर गुजारती रही हैं। अब परसों के इंतखाबात में बनने वाली हुकूमत कितनी, अदनान आदिल साहब, मुस्तहकम नज़र आती है? इसका इन्हिसार इस बात पे है कि उस हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे रहे। पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सिस्टम है। अगर तो वज़ीर आज़म उस वक्त बनेंगे, जो भी बनेंगे, वो सरकारी ढांचे, रियासती ढांचे के साथ ताल्लुकात अपने हमवार रख सके। और वैसे एक म्यान में 2 तलवारें रहती नहीं हैं, लेकिन हम इसका बार बार तजर्बा भी कर चुके हैं। बहरहाल अगर उन्होंने ये कामयाबी से कर लिया तो फिर तो स्टेबल रहेगी, और अगर वो ताल्लुकात अच्छे ना रख सके तो स्टेबल नहीं रहेगी। आपको पता है कि बानी पीटीआई के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, एक पेज का बहुत जिक्र होता था, लेकिन वो एक पेज फट गया। खारजा पॉलिसी पे भी इख्तलाफ हो जाता है, जैसे अमेरिका की पॉलिसी पे हो गया, और किसी इंडिया की पॉलिसी पे पहले नवाज शरीफ के बारे में प्रोपेगेंडा हुआ कि जी ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे रियासती मुफाद में नहीं है, और उनके ऊपर बहुत तनकीद होती थी कि ये वहाँ के बिजनेसमैन से मिलते हैं और खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो अमूमन फ़ॉरेन पॉलिसी पे इख्तलाफ हो जाता है। और फिर ये भी है कि पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 75-76 साल में सियासतदान अपनी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ा लेते हैं, आपस में कोई गेम के रूल सेट नहीं कर पाते, तो उसका मौका फिर वो जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं वो गालिब आ जाती हैं। अच्छा, 2 जमातों ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय किया, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि नवाज शरीफ काला कोट पहन के मीमो गेट पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जी। हाँ। तो लेकिन फिर भी एक बात है कि उन्होंने आसिफ जरदारी जब सदर थे और उन्हीं की हुकूमत थी डी फैक्टो, तो वैसे वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे या राजा परवेज़ अशरफ थे, उसको हटाया नहीं, यानी उसको डिस्टेबलाइज नहीं किया, उसको वक्त से मुद्दत पूरी करने दी। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन ये कि अब एक नया फैक्टर आ गया, पाकिस्तान की एक बर्जॉनिंग या आप कह लें कि एक नई मिडिल क्लास इमर्ज की है इस मुल्क में। कहा जाता है कि 20-25% आबादी मिडिल क्लास की है। तो उसकी एस्पिरेशंस हैं, ख़ास तौर से अर्बन बेस्ड जो लोग हैं वो मेरिट बेस्ड रूल चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, वो चाहते हैं ये जो रूरल बेस्ड पॉलिटिशियंस हैं इनकी पॉलिसीज़ से वो इख्तलाफ करते हैं। तो उस एस्पिरेशंस के नतीजे में तहरीक इंसाफ उभरी। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एजुकेटेड मिडिल क्लास की एक बड़ी तवाना मूवमेंट है। स्टेटस को ब्रेक हुआ, तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है। तो अब पीटीआई का जो नया फैक्टर दाखिल हुआ
वो ये जो मिसाक जमहूरियत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान था, उसके ऊपर वो स्ट्रेन हुआ और वो टूट गया। अब पीटीआई के साथ जब तक ये बानी पीटीआई के साथ मिसाक नया नहीं हो जाएगा पीपल्स पार्टी और नून लीग का, सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। टेंशन बहुत है इस वक्त सिस्टम में, चाहे इलेक्शन हो भी जाए, क्योंकि इलेक्शन जिस माहौल में हो रहे हैं लोग देख रहे हैं। और पाकिस्तान देखें 3-4 बड़े फैक्टर्स हुए हैं। आबादी बहुत बढ़ गई है, अब ज़ियाउल हक की तरह यहाँ 6 करोड़ लोग नहीं हैं, 25 करोड़ लोग हैं। इतनी आबादी को सिर्फ डंडे और ताकत के ज़ोर पे रूल नहीं किया जा सकता। नंबर 2, मिडिल क्लास का साइज़ पहले की निस्बत अब बहुत बड़ा हो गया। अयूब खान के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में उतना बड़ा मिडिल क्लास का साइज़ नहीं था, इवन मुशर्रफ के दौर में भी। अब वो बहुत बड़ा हो गया है, उसको आप सिर्फ ताकत के जोर पे रूल नहीं। कहाँ पे जी? वो जो अपर क्लास थी वो मिडिल क्लास हो गई ना, जो मिडिल अपर क्लास जो है वो मिडिल क्लास हो गई। बुरे हालात हुए इकोनॉमी को देखो। सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन जो है बहुत आगे तक रूरल एरियाज तक चली गई, वो भी मेन स्ट्रीम में उस तरह एक्टिव हो गए हैं जैसे पहले अर्बन सेंटर्स होते थे। और चौथे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तकरीबन 1 करोड़, वो भी पाकिस्तान की सियासत में दखील हैं थ्रू सोशल मीडिया, बहुत एक्टिव हैं बाहर से बैठ के भी। थ्रू सोशल मीडिया तो है, लेकिन उनके जो वोटिंग राइट दिलाने की कोशिश की गई, वोटिंग राइट है मगर इंतजामात नहीं हो सके ना। ये जो फैक्टर्स हैं इनके होते हुए अब जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, हमारा सिस्टम ये नए फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें स्पेस नहीं देगा, नई क्लासेस को सिस्टम। अच्छा देखिए, आपने जहाँ से बात का आगाज़ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि अगले आने वाली जो हुकूमत है वो कितनी मुस्तहकम होती है। सियासतदानों के जो ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ब्रेक पे जाने से पहले उससे हम बात उस पर कर भी रहे थे, इन्होंने अब कहा रूल्स ऑफ द गेम जो हैं सेट करने चाहिए। फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, गो कि आपने जो पहले बातें की हैं वो ज़ाहिर है आप पाकिस्तान की सियासत को हर कोई उसी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है जैसे खुद एक सियासतदान कर रहा होता है। क्या होने चाहिए वो रूल्स ऑफ द गेम एक सियासतदान के लिए? देखिए जी, अपने आप को आप इस लेवल पे लेके जाएं एज ए सिविलियन कम्युनिटी कि आप इस्टेब्लिशमेंट जैसे ऑर्गेनाइज हो सकें, डिसिप्लिन ला सकें। आप चाहे वो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लें, स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, जो फंडामेंटल्स हैं ना किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के, वो वही हैं। डिसिप्लिन है, अक्लमंदी है, रूल्स ऑफ द गेम है। और हमेशा जो हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं वो ये नहीं जीत सकते, इसलिए कि ये कभी भी इतने स्मार्ट नहीं है। मुझे जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स खड़े होते हैं ना, उनके पीछे का क्राउड आप देखा करें, उससे आपको एकदम से आप घबरा जाते हैं कि वो नज़र आ रहा होता है शक्ल से कि सम इंटेलेक्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। 99% इस वक्त जो लोग खड़े हुए हैं सीट्स पे, मैं उनके देख के उनको वोट ना दूं। अरे कि वोट ना मैं आपको बता रहा हूं, देखें हाँ। आपका एक हुलिया आपकी बताता है कि आजकल के दौर में जिंदा हैं आप, या आप 60s के दौर में जिंदा है, 70s के दौर में। तो हमारे जो है ना ये आर्केक सिस्टम है, ये जो है ना ये स्मार्टनेस नहीं है आजकल की यूथ। वो बात की ना अभी हबीब साहब ने कि नैरेटिव कुछ और है और आप बेच कुछ और रहे हैं। सो क्या हो रहा है कि आप सप्रेस कर रहे हैं एक आइडियोलॉजिकल, आप कह लें जैसे रिबेलियन को, एक आइडियोलॉजिकल रिबेलियन है। अब उसको आप किस तरह से उसका तोड़ ढूंढेंगे डंडे के साथ। आपने देख लिया नहीं हुई। मुझे याद है MQM जब थी अपनी पूरी पावर में अर्ली 80s में, तो हम लाहौर के जितने टेस्ट प्लेयर्स थे, तो जब नेशनल स्टेडियम में एक दफ़ा मैच हुआ तो सडनली हमें जो है जब हम लॉन्ग ऑन पे जाए या थर्ड मैन पे जाए तो पढ़नी शुरू हो गई। सो हम जीत रहे हैं, हमारी टीम भी अच्छी, सो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक क्रिकेटर को ना सबसे पहले सिटी की पल्स पता चल जाती है क्योंकि वो पब्लिक में रहता है। सो मैं जो दरवाज़ा खोलता है उससे लेके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या इस वक्त मुल्क में चल रहा है। सो हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा ये क्या हुआ है ये, और सारे पढ़ रही थी। सो क्या था कि वो उन्होंने ये सब, और वो भी एक आइडियोलॉजिकल रिबेलियन थी कि सारे हमारे जो फाइनेंसेस हैं ये सब जाता है और हमारे साथ ये 2 नंबरी करते हैं। कितने साल लगे हैं उस रिबेलियन को थमते हुए, नहीं हुई है अभी तक, नहीं हुई है।
सो आपने डंडा चला के देख लिया ये रिबेलियन नहीं कम हुई है, तो उसका तोड़ क्या? तोड़ है कि आप फिर ब्रिलियंस दिखाएं और एक नैरेटिव के थ्रू एक्सिक्यूट करें अपने प्लान्स जो कि आपको विन ओवर करे, एक रिबेलियन का आप मूड तोड़ें। ठीक है। और वो हो नहीं सकती है, मैं आपको अभी बता दूं, इसलिए कि जो हमारा पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये ईयर्स लगेंगे इसको ट्रैक पे आने के लिए। ट्रैक पे आने दें। इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ट्रांसमिशन हमारी जारी है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही थी हमारी। ब्रेक पे जाने से पहले रमीज़ राजा साहब ने जो पॉइंट रेस किया, हबीब अकरम साहब उसी को ज़रा आगे लेकर बढ़ते हैं। वो शक्ल, वो डिमीनर बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि रिलेट नहीं कर पाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो किसी सियासी जमात के ऐसे लीडरों के साथ। बट अगर हम देखें, पंजाब की चले बात करता है, 141 सीट्स 40 अर्बन की हैं, 101 जो हैं वो अगेन रूरल पंजाब की आ जाती हैं। आपको लगता है कि वहाँ उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लेवल पे भी ये चीज़ चेंज हुई है जिसका जिक्र रमीज़ ने यहाँ पे किया? एक तो ये जो रूरल और अर्बन की तफरीक है ना सादिया, अब ये मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि दुनिया में इंसानी तारीख़ में पहली बार इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की वजह से जो इल्म की और ख़बर की मुसावात कायम हुई है, ये इंसानी तारीख़ का पहला तजुर्बा है जिससे आप, मैं, हम सब गुज़र रहे हैं। और जो नए आने वाले बच्चे जिसे जनरेशन जी कहते हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक डिफरेंट माहौल में पैदा होने वाली आपने जनरेशन जी कह के मेरी तरफ इशारा हाय रे खुश फहमी। ये वैसे मैं कहने लगा था, पहले जल्लाद कह के भी आप ही की तरफ। तो अनीक राजी साहब उस वक्त यहाँ पर थे, जल्लाद कहा तो इशारा वहाँ गया, जेंजी में इशारा वहाँ गया। तो अदनान आदिल साहब को आपने जल्लाद मान जाए। हाँ, मैं इतना छोटा हूँ मैं आप अच्छा, अब ये जो खुश हो गए, ये जो मजमूई तौर पर ये छोटे लोगों की छोटी-छोटी खुशियाँ। अच्छा, ये जो दुनिया में इतनी बड़ी मुसावात कायम हुई है, ये इंसानी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं हुई। तो लिहाजा वो जो तसव्वुर है ना हमारे यहाँ के गांव का, मतलब ये है कि एक ऐसा आदमी जिसका डिमीनर भी अलग है, जिसका अंदाज़े नशिस्त व बर्खास्त भी अलग है, और शहर के आदमी का अलग है। तो अब ये फ़र्क काफ़ी हद तक मिटता चला जा रहा है। अब आप देहात में चले जाएं तो आपको जीन्स पहने लड़के उसी तरह, लड़कियां नहीं लेकिन जीन्स पहने लड़के उसी तरह नज़र आते हैं जिस तरह आपको आम जगहों पे नज़र आते हैं। किसको इशारा कर रहे हैं? अच्छा, आपको नहीं कह रहे, जीन्स तो आपने पहनी हुई। आपको नहीं कह रहे। अच्छा, तो ये देखिए, एक तो ये फ़र्क ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात है कि हमारे जो उम्मीदवारों का स्टैंडर्ड है वो भी, आप जब भी कोई नई सियासी जमात आती है उससे कुछ बेहतर होता है। और जब नई नस्ल आती है, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत सारे नए लोगों को मुतारिफ़ करवाया। हमाद अज़हर उनमें से एक मिसाल है, आप उनमें से अबरारुल हक साहब उनमें से एक मिसाल है, और यानी यू नेम इट, अली मोहम्मद ख़ान एक मिसाल है, मुराद सईद, चलिए आप वो थोड़ा सा मैं उसको और कैटेगरी में रखता हूँ, लेकिन ये बहुत सारे लोग मिसालें हैं। इसी तरह आप PMLN में चले जाएँ, मोहसिन शाहनवाज राजा खालिस्तान, अगर आप देखें तो उसका हल्का खालिस्तान देहाती लेकिन बैरिस्टर है। वहाँ पे आपको अच्छे लोग हर जमात के अंदर नजर आते हैं, अच्छे लोग तो मिल रहे हैं। और ये उसकी वजह क्या है कि सिस्टम चल रहा है। जब सिस्टम चलता रहेगा तो बेहतर से बेहतर लोग आते रहेंगे। दूसरा, इसमें एक पहलू जो है वो थोड़ा सा नजरी है, थ्योरेटिकल है। वो पाकिस्तान के अंदर टोटल अब जिस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये 1000 से कम नशिस्तें टोटल। अब 1000 से कम नशिस्तों पे आपके तकरीबन 3000 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे तो 6000 कैंडिडेट तो ज़्यादा है, लेकिन कुछ बिल्कुल ही वो तो कवरिंग है ना, मेन पॉलिटिकल जो मेन कुछ तकरीबन आप यूँ रफली कह लें कि 2 से 3000 के दरमियान लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें से भी अगर आप सीरियस कंटेंडर देखें, सीरियस कंटेंडर, तो वो 1500 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये आपकी टोटल पॉलिटिक्स है 1500 लोगों पे। वजह आपके हमारे यहाँ जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है, जिसमें लोगों को आना चाहिए, जिसने गली मोहल्ला नाली सड़क बनानी है, एक्चुअली उस आदमी को वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि उसी सतह का आदमी जिसका ज़्यादातर इंटरेस्ट अपने शहर गांव में या यूनियन काउंसिल में होता है, वो MNA MPA बन के असेंबली में बैठा होता है।
बिल्कुल सही है। तो देखिए, this is जब why- आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मरहून मिन्नत हों, या जब पहले भी हम बात कर चुके हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने करवाए हुए हों, इंट्रोड्यूस कराए हुए हों, ख़वातीन की सियासत में और नेशनल असम्बली में, पार्लियामान में पार्टिसिपेशन जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की मरहून सरगोदा मिन्नत हो, तो फिर सियासतदान अनीक नाजी हमारे सरगोदा के एक MNA हुआ करते थे और वो पुराने ज़माने के चले आ रहे थे, तो उनसे मंसूब एक फ़िक्र है। आप अगर आप कौमी असम्बली की वो डिबेट्स उठाए ना 1947 से, तो हमारे उस मोहतरम नुमाइंदा साहब ने एक फ़िक्र कहा था, वो ये था पखे दा मुंह मेरे वल करते बस दैट्स इट। अभी नहीं। ये असम्बली में ये उनकी टोटल अनीक कॉन्ट्रीब्यूशन। नाजी साहब, अभी मुझे बताइए, क्या 80% लोगों के बारे में अगर मैं ये कहूँ, किसी भी प्रोविंशियल असम्बली में या नेशनल असम्बली के अंदर वो बात ही नहीं करते, 5 साल गुजर जाते हैं, लोग नहीं जानते उनको, उनकी क्या वहाँ पर पार्टिसिपेशन होती है किसी भी डिबेट में, किसी भी क्वेश्चन आंसर सेशन में? कुछ भी नहीं होती। 80% आपको ऐसे लोग नजर ये आए। बात आपकी दोस्त से देखिए, पहले तो हम यानी एक बुनियादी बात तय करें। अभी रूल्स ऑफ गेम की बात हुई, बिल्कुल रूल्स ऑफ गेम तय होने चाहिए। अच्छा, रूल्स ऑफ गेम मुझे समझ, यानी मैं भारत से पूछ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ट्रू, एग्रीड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए और हम ये rules कह रहे बनाने हैं कि की क्या रूल्स ऑफ गेम हमने तय करने हैं। यानी मैं ये समझ यानी मेरे फहम से बाहर है ये बात। दूसरी बात यह है कि हमें उस आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है। आपका ताल्लुक किसी मकतब फ़िक्र से हो सकता है, मेरा किसी से हो सकता है, लेकिन जहाँ पे हमें एक होना है वो ये है कि हमें रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद करनी है। बेशक। एक सिविलियन हुक्मरानी के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है। अच्छा, अब वो हुक्मरानी कैसे कायम हो, वो दुनिया में यानी इस तरह की वो लीप्स नहीं होती हैं कि आप अपनी मर्जी से बटन ऑन ऑफ कर दें। एक प्रोसेस है, गुजरना पड़ता है। हमें उस आइन की हुक्मरानी के लिए जमहूरी प्रोसेस के चलते रहने को सपोर्ट करना है। ये आइडियल नहीं है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्यों है? क्योंकि उसको रोका गया है, बार बार रोका गया है। हमें इसके बहाव के लिए अपनी ताकत लगानी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। अगर मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट के रोल, अगर आपके पास चलो वक्त उस पे है तो आते हैं। मेरे ख्याल से ब्रेक ले लें, क्योंकि हम ये अगला घंटा भी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। 12 बजे तक हम आपके साथ हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, हेडलाइंस की ब्रेक है, उसके बाद डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। लाइव ट्रांसमिशंस के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि असल डिस्कशंस जो हैं, असल डिबेट्स जो हैं, वो होती हैं जो ब्रेक्स के दौरान होती हैं, और यहाँ पे अगर वो वाली डिस्कशन ऑन एयर हो जाती है तो आई थिंक इससे ज़्यादा दिलचस्प होती लेकिन प्रोग्राम बंद भी हो सकता है। नहीं, वैसे वो जो हो रही थी ना उसमें बंद नहीं हो सकता। राना मुबशिर साहब, अभी हम पहले बात कर रहे थे मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, इन्होंने बताया कि जी अगर आप वाकई देखें कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको दौड़ में नज़र आते हैं, तो 1500, 2000 बहुत हुआ, 2500 चलें, इससे ज़्यादा तो नहीं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़, 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ किस वक्त बात करते हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी, PMLN, इन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं। कितनी एक्शनेबल शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सियासी जमातों की होती है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि ये हमने किताब उठा ली और ये बता दिया कि ये हमारा मैनिफेस्टो है? बेसिकली ना, इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स, और ख्वाब बेचे जाते हैं और ख्वाब बेचे जा रहे हैं, और ख्वाबों के खरीदार अभी भी बहुत पाकिस्तान में। अभी खैर इतने नहीं रहे, नहीं अभी रहे? लोगों की ख्वाबों में अब नींद के दौरान उठ भी जाते हैं, हड़बड़ा के उठ जाते हैं। सो वो डिस्कनेक्ट है, देयर इज अ डिस्कनेक्ट। और डिस्कनेक्ट इसलिए है कि देखें, हम हर गली मोहल्ले में डिग्रियां तो बांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको खपाना कहाँ पे, उन लोगों को, बच्चे बच्चियों को कोई पता नहीं। अच्छा, मुझे अच्छा लगा आपने कहा डिग्री बांट रहे हैं। हम हर गली मोहल्ले में डिग्री बांट रहे हैं, तालीम या इल्म कितना बांट रहे हैं, ये भी सवाल है, क्योंकि ये एजुकेशन, हमने पहले भी इस पे बात की थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी कोई बात नहीं करता। बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई एजुकेशन जो है ना, जो जिसको कहते हैं ना एजुकेशन, मैं सेंट मैरीज में पढ़ा हूँ, ठीक है, फादर्स होते थे, ठीक है, और एजुकेशन मिशनरीज आते थे यहाँ पे, वो कमिटेड लोग थे, ठीक है, वो कई साल यहाँ पे रह के चले गए, मेरे ख्याल में 50 साल को 80 साल रह के चले गए। वो हमें एजुकेशन देते थे, डिग्रियां नहीं बांटते थे, एजुकेशन देते थे, एजुकेट करते थे हमें, ठीक है। तो एक बंदा, बच्चा बच्ची जो होता है, जैसे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट लड़कियों का होता था स्कूल, उसमें वो बच्चे बच्चियों को तालीम देते थे, जिससे वो उनकी ग्रूमिंग होती थी। यहाँ पे आप डिग्रियां बांट रहे हैं। वेस्ट में चले जाएं, वेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी देर से, वेस्ट में भी एक सर्टेन परसेंटेज होती है
वो उस हिसाब से डिग्रियाँ, उस हिसाब से कोर्सेज कराते हैं, उस हिसाब से मास्टर्स कराते हैं कि उनको पता होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है उसको उन्होंने कहाँ पे खपाना है। बिल्कुल ठीक है। वो एंटरप्रेन्योर कितने परसेंटेज बनेगा, कितने लोग जनाब गवर्नमेंट जॉब में जा सकेंगे, कितने लोग जनाब क्या कर सकेंगे, वो पूरा उन्होंने प्लान जो है चॉकआउट किया होता है। ऐसे नहीं होता कि आप जनाब हर गली मोहल्ले में खोल लें, स्कूल कॉलेज खोल लें और यूनिवर्सिटीज़ खोल लें और बांटना शुरू कर दें डिग्रियाँ। वो किधर जाएंगे? अल्टीमेटली होगा क्या? वो पढ़ लिख तो जाएंगे, डिग्री तो ले लेंगे, पढ़ लिख क्या जाएंगे बेचारे, लेकिन डिग्री ले लेंगे। डिग्री उनके पास होगी, डिग्री के बगैर उनके डिग्री के होते हुए उनको नौकरी नहीं मिलेगी। वो कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, उनको फ्रस्ट्रेटेड होंगे ना। बिल्कुल सही है। सो वो फ्रस्ट्रेशन जो है, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ पे पहुंच जाएगा? उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को आपने किसी ने इसको गेज करने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गेज करने की कोशिश की है उसको? अच्छा, फिर ये बड़ी अच्छी बात की है, जी, ये बड़ी जी। अच्छी बात की है कि मतलब मैं ये कई दफ़े देखे ना, अगर मैंने चले डिग्री ले ली है और मैंने अपना फ्यूचर कर दिया है पॉलिटिशियंस के हवाले, तो ये तो अक्लमंदी नहीं है। इसलिए कि मेरी एक सेंस ऑफ सेल्फ जो है ना, एक मेरी खुददारी है, मुझे अपना बॉस खुद बनना है, ये माहौल जो है ना, एक एंटरप्रेन्योरियल माहौल, ये हम क्यों नहीं इनकरेज करते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अच्छा देखिए, उसमें भी फिर तालीम का रोल आ गया ना, तालीम का किरदार आ गया। तालीम ना भी हो, मैं अगर ये समझने के लिए भी तो शऊर जो है वो तालीम से आता है। मैं कार्पेट वीविंग वो फिर करता आप हूँ। जा रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन। नहीं, मैं वो कह रही है ना, तालीम की बात कर रही है ना, तो मैं रेगुलर एक तालीम है ना, और एक है कि मेरे बस में नहीं है डिग्री, वो ठीक है, वो एक है ना? सेपरेट चीज Technical है। education। मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ जो, अच्छा मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यंग बच्चे बच्चियाँ इंटर्नशिप के लिए हमारे पास आते हैं, बताएंगे मास्टर्स क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, आप उनको 4 लाइनें बोल दें, एक ईमेल करने का बोल दें, नहीं आती हैं। तो ये फ़र्क है डिग्री में और इल्म में, तालीम में। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करी थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करी थी, बट ही इज राइट कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बात करते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो माहौल नहीं है आपके पास। देखें, आप लोग अभी भी इवन टुडे आप लोगों को ये नहीं कर सकते कि जिसके पास अगर सपोजिटली मैट्रिक की अगर कोई डिग्री मिल गई है उसको, या नहीं भी है, आप उसको टेक्निकली तो एजुकेट कर देना। आप टेक्निकली एजुकेट कर नहीं रहे उसको। वो कितना बड़ा एसेट बन सकता है मुल्क से बाहर जाके आपका, नहीं, उस तरफ नहीं कोई देखता। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? वो वैसे भी बन रहे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेन गेन जो है वो ब्रेन ड्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। हमारा नुकसान जो है इसका हो रहा है कि आपके यूथ निकल हो चुका नहीं, उसमें तो कोई मतलब उसमें तो आर्गुमेंट ही नहीं है। ब्रेन ड्रेन हो चुका, ठीक है, ब्रेन ड्रेन भी हो चुका। और आपका जो यहाँ पे जो इन्वेस्टर था, जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहा था, उसका कॉन्फिडेंस शटर हुआ 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, उसने हाथ बांध के वो निकल गया। एक दफ़ा फिर कोशिश की जा रही है, SIFC अगर आप देखें तो कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें देखें MOUs तो आपके साइन हो गए, वो एग्रीमेंट्स कब बनेंगे? MOUs तो देखे ना, वो बड़ी अच्छी बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बट वो एग्रीमेंट्स बनेंगे तो मैच्योर होंगे ना। हाँ। तो वो मैच्योर उस वक्त होंगे जब आप सारा जो माइंडसेट है उसको चेंज करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे आएगा उनका, इन्वेस्टर का। एजुकेशन पे उन लोगों को अगर नहीं है डिग्री है जिनके पास, उनको आप टेक्निकली एजुकेट करेंगे तो वो बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, यहाँ बाहर से आपको पैसे ही भेजेंगे ना। उस बेचारे ने वहां पे जाके कोई वहां पे महल तो नहीं तामीर करने, उसने यहीं भी आपको पैसे भेजने। तो ये उस तरफ कोई नहीं जा रहा। अच्छा, तो आपने इन्वेस्टमेंट की बात भी की, तो है। असल मसला तो इकोनॉमी का ही है। अगर इस पे अदनान आदिल साहब या अनीक नाजी साहब में से कोई कमेंट करना चाहें कि अभी जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए आगे सबसे बड़ा चैलेंज हमारा IMF से एक नया मुआहदा करने का भी तो है। जो $3 बिलियन हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं मार्च में, सो ये चीज़ भी लेकर जानी है आपने। जी, मैं अपनी गुजारिश वहीं से शुरू करूंगा जहां से ब्रेक से पहले, वो है एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल। देखिए, एक होती है जद्दोजहद जो हम, जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था, एक होती है रियलिटी, यानी वो मुझे अच्छी लगे या ना लगे, मुझे देखना पड़ेगा जैसी वो है। ठीक है, ये दुनिया एक ऑर्डर पे चलती है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यूनाइटेड नेशंस में सॉवरेनिटी, हर मुल्क इंडिपेंडेंट, ये वो, लेकिन वहाँ भी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स बैठे हैं। सारी दुनिया एक तरफ, वो परमानेंट मेंबर एक बैठे तरफ। हुए हैं। आप इस रियलिटी के साथ जिंदा हैं या नहीं हैं? ठीक। अच्छा, यहाँ आ जाएं। यहाँ ये पावर गेम है सर, इसमें ना ये सोचना कि ये तबलीगी जमात नहीं है, ये पावर गेम है। यहाँ हज़ारों साल की सल्तनतों, एम्पायर्स का एक हैंगओवर मौजूद है। ताकत के खेल में कब्जे होते थे जिसको दुनिया जायज़ तसव्वुर करती थी, ये है। अच्छा, अब जब हम इसमें आ रहे हैं तो हम अखलाक और ये, इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम
एक तोड़ फोड़ के जरिए ताकत के खेल में हमेशा याद रखिएगा, नाकाम बगावत, इससे बड़ा दूसरा कोई और जुर्म नहीं है। आपने बगावत की है, नाकाम हो गए और नाकाम हो गई है। सिर्फ 100 साल पहले चले जाएं, नाकाम बगावत के बाद फिर क्या होता था। आज की दुनिया में देख लें, आमरीत है चीन की और अरब वर्ल्ड में, नाकाम बगावत हो जाएगी, क्या होगा। सेकुलर मुल्क है बरतानिया, अमेरिका, ह्यूमन राइट सब कुछ है, आपने बगावत की और नाकाम हो गई। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये ताकत का खेल है। अच्छा, अब जब आप ये कर चुके, उसके बाद आप तवक्को ये कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ मैंने बगावत की उनको मेरे साथ फेयर खेलना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मुझे खौफ आता है उस इज्तमाई शऊर से। मैं आपसे गुजारिश करूं, छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स, कौन सी पार्टी क्या पार्टी, ठीक है। हमें, मुझे और आपको डर लगना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल मार्केट में सुनामी एक सेलेबल कमोडिटी है। मैं ये कहूं कि मैं आजाद कश्मीर में जो ज़ल्ज़ला आया था 2004 में, मैं उस ज़ल्ज़ले की तरह आऊंगा और लोग इस पे वाह वाह करें, ये भयानक बात है। 2004 का ज़ल्ज़ला आफत लेकर आया था, इंसानों की मौत लेकर, सुनामी एक तबाही का नाम था, लेकिन हमारे यहां ये मकबूल हुआ। जुनून मिसाल के तौर पे दूसरा लफ्ज़ है, पीटीआई ने शुरू किया, नून ने भी अपना लिया नून का जुनून। जुनून होशो हवास खो देने का नाम है। कोई मां अपने बच्चे के लिए ये दुआ करेगी कि ये जुनूनी हो जाए? जब आपकी सोसाइटी में, यानी ये हमारे यहां हो रहा है ना, ये सेलेबल कम्युनिटीज, ये खौफजदा होने की बात है। गालम गलोच, इंटरनेट, इसने आके गांवों को, अभी इन्होंने ठीक कहा, गांव और शहर का तफरीक खत्म कर दी। मैं कह रहा हूं अमेरिका और पाकिस्तान की भी खत्म कर दी। जापान से लेके सब ऑनलाइन आ गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो होना चाहिए था, बराक ओबामा का इंटरव्यू नेटफ्लिक्स पे पढ़ा है, उसने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि इल्म फैलता, लेकिन जहालत फैली है। हर आदमी एल्गोरिदम की उस वजह से अपने टाइनी वर्ल्ड में चला गया है, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर हो गया। बट उसका हल क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया इस तरीके से फैल रहा है, ये जो है ना, जज्बात, गुस्सा, नफरत और टनल विजन, ये इसका हल बहरहाल नहीं है। यू थिंक जिस तरह पहले इन्होंने बात की थी कि इंक्लूडिंग इमरान खान एक मिसाक की ज़रूरत है, अदनान आदिल साहब ने नुक्ता रेज किया था जी कि इंक्लूडिंग इमरान खान एक मिसाक की ज़रूरत है। इन्होंने पहले बात मैं दोबारा आपसे वही तमाम सियासतदान अगेन देखें, आईने पाकिस्तान के होते हुए इस तरह के ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी समझ से बाहर, आप उस आइन को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, आइन को तो कमजोर ऑलरेडी कहीं ना कहीं सियासतदान कर ही जाते हैं, जिसकी बात पहले राना मुबश्शिर साहब ने तफसील से की भी। जब आप एस्टैब्लिशमेंट के दर पे जाते हैं, आप जब सपोर्ट मांगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ कोएग्जिस्ट करना है। उसके बाद आपको ये जो पावर का जो वॉल्यूम है, इस बैलेंस को राइट करना है ना, तो उस बैलेंस को राइट करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना है। मैं उस आईने पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा तो मैं उस एफर्ट में अपना हिस्सा डालूंगा कि रूल ऑफ लॉ हो जाए 100%। मैं यही तो कह रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं आइन को सपोर्ट करने के लिए भी सियासतदान तो एक हो ना कहीं से उस आइन की पामाली एक इंसान कर रहा होता है तो मैं खुश होती हूँ, दूसरा कर रहा होगा तो मैं कहूंगी कि नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपने सही कहा, एक होना चाहिए ना, तो वो दावत कौन दे रहा है? मसलन आज वो दावत कोई दे, अब अगर नाम से चिढ़ है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये है कि मरियम नवाज ने आज यही दावत दी है ना, ठीक है, यही दावत दी है। अगर वाकई वो उसी मिसाक की तरफ या उसी आइन की बालादस्ती की तरफ कोई भी उन्होंने कहा बात हो रही है तो फिर बढ़ना चाहिए। हाँ देखें, आइन तो है, लेकिन ये कि एक डी फैक्टो आइन भी तो है। हम सबको मालूम है कि एक डी ज्योरो आइन है और एक डी फैक्टो है। डी फैक्टो तो वो नहीं है ना जो अमलन हो रहा है, प्रैक्टिकली तो उस आइन पे अमल नहीं होता है ना। उस ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो उस आइन को सर्कमवेंट करके अपना रास्ता निकाल लेती हैं, और जो आइन में उनका रोल नहीं है वो। अच्छा देखिए, लेकिन इस पे भी दो चीज़ें ना, अगर वही कुव्वतें जिनकी हम बात करते हैं, सीधे अल्फाज में फ़ौज कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे या मुक़्तदर हल्के कहेंगे, वो कुव्वतें अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं तो मुझे बड़ी अच्छी लगेंगी, वो कुव्वत कहीं और चली जाए तो बहुत बुरी लगेंगी। फिर दोनों चीज़ें गलत होनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखें, अब आप उसमें भी फिर पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए। अब सियासतदान जो हैं इनको फाइनली आपस में तय करना होगा कि पाकिस्तान का जो आइन है उसे ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो फिर जैसा चल रहा है चलता रहेगा,
और अगर करना है तो इन्हें कोई आपस में इस बात पे एग्रीमेंट मिनिमम लेवल पे करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर आवाम, देखिए एक बात है कि कुछ फैसले तो ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं ये करते हैं, कुछ फैसले जो है वो मैसेज के लेवल पे होते हैं। अब आपने देखा भुट्टो साहब ने जब पूरे सिस्टम को 70 के इलेक्शन में वो बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, अवाम ने एक उसको सिस्टम स्टेटस को तोड़ दिया, तो अवाम का एक वो उसमें आया। इसी तरह पीटीआई जब वजूद में आई और उसने अपने आप को एक बड़ी पार्टी के तौर पर मनवाया, तो वो भी एक स्टेटस को पुराना जो 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था वो टूटा। तो अब इस इलेक्शन में हमें पता चलेगा कि अवाम क्या चाहते हैं, क्या वो स्टेटस को चाहते हैं या इसको वो तोड़ना चाहते हैं और अगली डायरेक्शन क्या है। और जो सिविल सोसाइटी है, असल चीज़ है कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी बहुत कमज़ोर है। सिविल सोसाइटी का मतलब है कि जो लोग हुकूमत में शामिल नहीं होते लेकिन वो अपने तौर पर रज़ाकाराना तंजीमों के ज़रिए, अब प्रेशर ग्रुप्स के ज़रिए, इंटरेस्ट ग्रुप्स के ज़रिए अपने आप को असर्ट करते हैं, जैसे वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स की तंजीमें हैं, या किसी हद तक उलमा भी आप कह लें। तो जब तक पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है और पाकिस्तान के जो एजुकेटेड क्लास है वो ऑर्गेनाइज होकर अपने आप को असर्ट नहीं करेगी, ये तब्दीलियां दूर रस नहीं आ सकती। तो एक आदमी पे सारा इन्हिसार करना कि एक हीरो आएगा, एक मसीहा आएगा, सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता जब तक कि नीचे लेवल एवोल्यूशंस टेक टाइम। ग्रास रूट लेवल तक लोग ऑर्गेनाइज ना हो। हम जब हमेशा से खामोश अक्सरियत की बात करते थे, वो आपको काफ़ी हद तक 2018 में घरों से बाहर निकलती नज़र आई। अब अगर 13 और 18 का भी मवाजना कर लें तो जहां वोटर टर्नआउट 55% था 13 में, वो कम होकर 51% गया 18 में। आपको क्या लग रहा है कि इस दफ़ा तमाम तर सूरत हाल के बावजूद वोटर टर्नआउट कितना हो सकता है? देखिए, इस वक्त वोटर टर्नआउट के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये कोई इलेक्शन नॉर्मल हालात का इलेक्शन नहीं है। अगर तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जोर लगा रही होती और हर पॉलिटिकल पार्टी को बराबर की स्पेस मिल रही होती काम करने की, तो उस सूरत में तो आप वोटर टर्नआउट के बारे में कुछ गेस वर्क आप कर सकते थे। लेकिन इस वक्त जो है वोटर टर्नआउट के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मैं अगेन आपको डेटा की तरफ लेके जाऊंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, वहाँ पे जब हमने सर्वे किया तो सिर्फ मैंने नहीं और भी कई जो सर्वे कंपनीज हैं उन्होंने भी सर्वेस किए। वहाँ पे जो आपको कुछ लोग तो है ना नंबर 1 पे एक पार्टी को कहते हैं कि जनाब हम फलां पार्टी को समझते हैं कि वो बड़ी मकबूल है, उसको हम वोट देंगे। लेकिन जो उसके बाद दूसरा बार है वो बनता है उन लोगों का जो ये जवाब देते हैं कि हमने वोट ही नहीं देना। दैट इज़ 29% इन कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में 29% जी 29% और दोस्त जो कहते हैं हमने वोट ही नहीं देना, हम इस सिस्टम पे भरोसा ही नहीं करते। उसके बाद अगर आप पूरे पाकिस्तान में उसको देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान में मोर देन 10 to 20% लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हलकों में जो आपको कहते हैं कि तुम क्या सवाल पूछ रहे हो भाई, हमने वोट देना ही नहीं। तो जब आपके यहाँ सिस्टम से इतना डिस्टेंस पैदा हो रहा हो कि दस्तूर ने, और उसकी वजह मेरा ख्याल है किसी दर्जे में जायज़ भी है, दस्तूर ने मेरे साथ जो मेरा और रियासत का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से ये रियासत वजूद में आती है और मैं एक शहरी के तौर पे जन्म लेता हूँ, उसका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि इस दस्तूर में लिखी हुई हर शिक पे मिन्नो अन अमल दरामद होगा। और ख़ास तौर पर उन शिकों के बारे में अदालतें भी बड़ी एग्रेसिव हो जाएंगी जहाँ पे स्ट्रक्चरल बात आएगी। यही है ना स्ट्रक्चरल बात। मैंने और आपने, हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा कि दस्तूर के बनाने वाली, दस्तूर के नाम पर दुहाई देने वाली 2 जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और दस्तूर के तनाजुर में बात करने वाली जमीयत उलमा इस्लाम, इन तीनों ने मिल के क्या किया कि जब 2 सूबों की असम्बली टूटी, मेरे दस्तूर ने मुझसे वादा किया था कि तुम अगर एक सूबे के शहरी हो, तुम्हारी असम्बली टूटेगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, तुम्हारा हक़ रायदही वापस कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे पिछली जनवरी में पता चला कि मैं चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड हूँ, मैं पाकिस्तान का कमज़ोर तरीन शहरी हूँ बीइंग अ सिटीजन ऑफ पंजाब और KP के, क्योंकि मेरी 2 असम्बलियाँ टूटी। दस्तूर ने मुझे जो मेरे विफाक ने मेरा हक दिया हुआ था, मेरा हक तो उसने नहीं माना। मेरा हक मुझे तो दूसरे दर्जे का शहरी करार दे के उसने कहा नहीं,
चूंकि सिंध और बलूचिस्तान की नहीं टूटी तो लिहाजा तुम इंतजार करो, जब हम चाहेंगे इलेक्शन करवाएंगे। और वो ये पार्ट, तो लिहाजा मेरा इंटरेस्ट क्यों होगा वोट डालने में? तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग जायज भी हैं, जस्टिफाइड भी हैं, फिर हमारी अदालतों ने क्या इंटरेस्ट ही नहीं है किया? वोट करने फिर में। हमारी अदालतों ने क्या किया? आप हमारी अदालतों ने देखे कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को किसी गैर मामूली इस्तदलाल की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा तो निशान ही नहीं बनता। आप बड़ा अच्छी बात है भाई। अब देखिए, हम तो ना सिर्फ अदालतों का अदालत का एहतराम करता हूँ, और मैं अदालत से भी ज्यादा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही जनाब काजी मोहम्मद ईसा का एहतराम में चुप हूँ। बात तो बहुत सारी हो सकती है। अच्छा, लेकिन अदालतों की भी बात करते हैं, ठीक है, क्यों किया जा रहा है? ये एक मौकफ है और मेजॉरिटी का मौकफ है, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ। बट हैविंग सेड दैट, राना मुबशर साहब, रमीज़ राजा साहब, इंसाफ अगेन इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म ना। मेरे हक में कोई फैसला आ जाएगा, मैं कहूँगी कि इंसाफ हुआ है। मेरे खिलाफ फैसला आएगा, मैं कहूँगी कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। अब इस फैसले को लेके भी, और दीगर फैसले जिस पर माजी में खान साहब खुद भी बात करते रहे हैं, जहां उन्होंने अदालतों के फैसले का एहतराम करने की तलकीन की है, बट उनके खिलाफ आया तो नहीं की। इसी तरीके से PMLN या पीपल्स पार्टी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। सो ये कौन फिर डिसाइड करेगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मैं उस दिन रिपोर्ट देख रही थी, जिसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई। वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सर्वे लाती थी, कोई रिपोर्ट लाती थी, तो इमरान खान साहब कहते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया है तो सही कहा है। अब वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि इमरान खान के दौर में ज़्यादा करप्शन हुई है। किसकी माने? तो मैं जल्दी से एक कमेंट दे दूँ रिगार्डिंग आर जुडिशरी, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। देखिए, मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि आप कवरेज को लाइव टेलीकास्ट करें, क्योंकि मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट या जो जजेस हैं ना, इनकी एक मिस्ट्री होती है, एक मिस्टीक होती है। और वो मिस्टीक क्या होती है कि हमें नहीं पता है कि ये कितने ज़बरदस्त किस्म का एक लेवल और है, और हम उस ड्रीम में रहते हैं रिगार्डिंग जुडिशरी। सो इनको वो एक जो इमेज है ना, वो उसी तरह से मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक, राना मुबशर साहब, so ये मेरा क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मुस्कुरा नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूँ। अच्छा, हंस रहे, ये अच्छी बात है। मुस्कुराने से भी ऊपर की बात है कि ये जब तक ये मैंने गुजारिश की है कि हमारा अलमिया ये एक टनल विजन के साथ हम चलते हैं, और हमारी जो मिसालें हैं, हमारे जो तज्ज़िये हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज़ाती ख्वाहिश, अनाएँ, कुचली ख्वाहिश, आजकल के कुचली हुई ख्वाहिशात वो मौजूद होती हैं। कुचली भी ख्वाहिशात, असूल, अगर यानी असूल पे जाना चाहिए ना, कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि हम असूल की बात करें। हमारी जुडिशरी का क्या किरदार रहा है, किससे छुपा हुआ है? 63A की एक इंटरप्रिटेशन बिल्कुल और हो जाती है जब नून लीग की हुकूमत होती है, लेकिन वही इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है जब दूसरी हुकूमत आती है। आइन बड़ी अच्छी बात है, सुपरमेसी होनी चाहिए। वही आइन ये कहता है कि जब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश हो जाए तो वो असम्बली नहीं तोड़ सकता, लेकिन हो गया ना। तो जब तक आइन, अच्छा यही इस्टेब्लिशमेंट का मामला है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर मेरे साथ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब है कि वो उस वक्त कितने लोग थे जो ये आवाज़, देखे ना, बाकी तो खैर छोड़ें, आपने कितने यानी इजहार अफसोस सुना है कि हाँ ठीक है, बेगम कुलसूम की बीमारी को जिन लोगों ने ड्रामा कहा, क्या रस्मी तौर पे भी उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पे कोई तकलीफ है? अच्छा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ जो सलूक हुआ, क्या रस्मी तौर पर भी ये कहा गया कि ये गलत है? किसी ने कहा? देखें ना, अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, मुझे एतराज़ है, तो फिर नज़रियाती तो आदमी ऐसे इदारे से तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए ना, उसे क्यों ले रहा है तनख्वाह? फिर अलहदा हो जाए। ये बिल्कुल वही बात है जैसे मैं कहूँ कि सूदी निज़ाम से मुझे बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि मैं एक मजहबी आदमी हूँ, लेकिन बैंक में अकाउंट बहरहाल मेरा रहेगा, क्रेडिट कार्ड भी मैं यूज़ करूँ। तो हमें अपने ना हम बेसिकली इंतशार ज़्यादा एक एनवायरनमेंट से अगर हमें निकलना है, मैं फिर सोल्यूशन बुरा कहने से कोई, जमहूरी प्रोसेस इसको चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और कुछ असूल जो कि सब तय हो चुके हैं। जब मैं ये कहता हूं कि नया मिसाक की जरूरत है, तो मैं ये मान रहा हूं कि आइन नाकाम हो गया है। ये डिक्टेटर का काम है, जो उसे तोड़ता है वो कहेगा ये नाकाम है। मैं क्यों कहूं कि नाकाम है? मैं तो ये लड़ाई लड़ूंगा कि इसको तुमने इसको रूल ऑफ लॉ आने कब दिया है? ये इसलिए नाकाम अच्छा, है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नाकाम है। हाँ, क्यों इसके फंडामेंटल्स गलत हैं। बताइए मसलन प्लीज। देखे ना, झूठ पे है, बताइए। डिसीट है, झूठ, डिसीट,
ये कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? नहीं, आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना डेमोक्रेटिक। नहीं, आइन में क्या गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जो इसको रन करने वाले नहीं, आइन में क्या गलत है? मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ, मैं रन करने वालों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आइन है, एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फोन पे भी अवेलेबल है। आप कह रहे हैं ना डेमोक्रेटिक सेट को चलना देना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उस आइन की सरबुलंदी, जो असूल उसमें लिखे गए हैं, तय हैं, मैं उसका मानने वाला हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि देखे ना, मीजान होगा ना कोई, मैं आप किसी असूल पर कोई कसौटी होगी ना, जो आइन में जो शिकें लिखी कसौटी है आइन पाकिस्तान की। मैं आपसे कहता हूँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जरूरत नहीं है। अच्छा, मुमकिन है आप कहें कि आपको अमरीत पे यकीन, आप कहें कि मैं इस आइन को नहीं मानता, तो आपके दलाइल होंगे, आपका हक है अपनी राय रखें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये आइन गलत है या ये नाकाम है, तो मैं आपसे कहूंगा इस आइन में मुझे बताएं, मेरी रहनुमाई करें, बताएं कौन सी चीज गलत है। आइन के हद तक तो आपसे इत्तेफाक। अच्छा, फिर ये कोई चीज आइन पे अमल दरामद की तो बात है ना, आइन पे अमल दरामद की एक चीज की बात करें, वो शिकें जो आवाम को फायदा देती हैं उस पे इतनी बहस नहीं होती, जहां कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का फायदा हो रहा होता है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उस पे हमेशा बात होती है। आइन तो इन्होंने क्या दिया, एक आपके पास पड़ा हुआ है, एक फॉर्मूला है, उस पे अमल करना है। देखिए, बात तो अमल पे आके रुकती है ना। आइन नाकाम हो चुका है, ये बड़ी मशहूर बात की है इन्होंने। दूसरा जो है मैंने वाकई हकीकत पसंदी से मैं जानना चाहता हूं, ये एक नुक्ता नजर, आप, मैं आपसे वो नहीं कर रहा, ये हकीकत में हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक नुक्ता नजर है कि आइन नाकाम है। चलाने वालों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे चलाने वालों की मुझे रहनुमाई करें, बताएं कि उनका नुक्ता ये है कि अमल नहीं होता, उनका नुक्ता ये है कि अमल नहीं होता। एक आए, एक पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर मेरी जद्दोजहद ये होगी ना कि साइन की हुक्मरानी को कायम करो, चाह रहे हैं, अमल नहीं कर पाते। तो फिर बात ये है, अच्छा, वो ये दोनों एक ही बात हो रही है। अमल बाद में आके करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ट्रांसमिशन हमारी जारी है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जब अनीक नाजी साहब की और रमीज़ राजा साहब की ये बहस चल रही थी कि सिर्फ और सिर्फ आइन है, वो एक फार्मूला है, उसी पर अमल दरामद कर दें, और रमीज़ राजा साहब का नुक्ता ये था कि उस पर अमल ही तो नहीं होता, यही सारा मुद्दा है। ऐसे में ब्रेक आ गई और राना मुबशिर साहब का एक जुमला मैं चाहती हूँ ज़रा वो दोहराइए, मुझे याद भी आ गया मुन्नू भाई का ना, की होया है कुछ नहीं होया, की होएगा कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। आपने क्या फरमाया था? मैंने कहा था कुछ भी नहीं होना। उसकी वजह ये है कि देखें, बात सुने, यहाँ पे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको सूट ही नहीं करता थाना कचहरी की सियासत से बाहर निकलना, ठीक है। उनके ऐसे लगता है जैसे उनके हाथ कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आम आदमी जो है वो देखता उनकी तरफ ये है कि जनाब वो थाने कचहरी में उसका कितना असर रसूख है, ठीक है। अगर आप उसको लगा देंगे, वो मतलब जो काम उसका करने वाला है कि वो जाके वो पढ़े भी कि बजट पर क्या अप्रूव कर रहा है, किसके लिए हाथ खड़ा कर रहा है, वो उनका काम क्या है फिर पार्लियामेंट में, किस लिए आते हैं फिर? अगर वो सिर्फ नालियां और गलियां पक्की करवाने के लिए फंड्स लेने के लिए आते हैं, तो ये तो लोकल बॉडीज, तो फिर वो लोकल बॉडीज इसीलिए तो आने नहीं देते ना, वहाँ पे फंड्स नहीं जाएंगे ना, वहाँ पे पढ़ा लिखा काम करना पड़ेगा अपर हाउस में और लोअर हाउस में, इसीलिए तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आने नहीं देते, ठीक है, इसीलिए तो वो अच्छा नहीं समझते उस चीज को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वो 80-85% एमएनएज एमपीएस चुप करके जो है वो तनख्वाह लेके चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। 10 दफा यहाँ पे आपने कोट किया कि सारे मतलब पक्का इधर कर दी, ठीक है, 5 साल में एक पॉलिटिशियन यही कहते हैं पक्का इधर कर दी, पूरे 5 साल में उसने एक दफा बोला, ठीक है। सो आप इस चीज पे अगर आप कहें जनाब कि सब चीजें ठीक हो जाएगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी और सारी चीजें ठीक हो, नहीं हो सकता ऐसे। आपको ड्रास्टिक चेंजेस लानी पड़ेगी, जब तक आप नहीं लेके आएंगे। क्या आइन यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं, आइन की डिस्कशन आप कर रहे हैं, आइन की क्या डिस्कशन कर रहे हैं? हबीब अकरम साहब, परसों इलेक्शन है, कौन सी कोई ऐसे हल्के जहाँ पे आपको लगता है कि वाकई कोई अपसेट हो सकता है? सर्विस की है ना आपने, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, शेखुपुरा में अपसेट हो सकता है। अच्छा, शेखुपुरा में अपसेट इस तरह हो सकता है कि वहाँ के जो 2 उम्मीदवार हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी कैंपेन इस तरह की डिज़ाइन की है कि उनका बंदा चुक लो थाना कचहरी, बंदा चुको, थाने पहुँचाओ, फ़ोन कराओ, फेसबुक पे तस्वीर लगवाओ, हाँ जी मैंने कबूल कर लिया है आइंदा इस जमात की पैरवी, तो लिहाजा इस तरीके से मैं आगे। तो इस तरह की कैंपेन इतनी खौफनाक कैंपेन हो रही है, तो क्योंकि वहाँ पे अपसेट होने का बहुत बड़ा खदशा है। अच्छा, इसी तरह सियालकोट है, नाम भी ले देना उसका, कैंडिडेट्स के नाम, कैंडिडेट का नाम लेना। अच्छा हाँ, ले लो। देखिए, जावेद लतीफ़ साहब एक सीरियस ट्रबल में है, और अगर वो जीत जाए तो बड़ी मतलब एक मेरे वैसे में तो बहुत बड़ा मार्का होगा। इसी तरह अगर सियालकोट पे चले जाए तो सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी प्रॉब्लम में है, बड़े शदीद प्रॉब्लम में है,
और अगर वो भी अपनी सीट बरकरार रख पाए तो बड़ा कमाल होगा। 12 तो नहीं बजे ना अभी? नहीं अभी है टाइम। क्योंकि उसके बाद से मेरे तो नहीं, उन कैंडिडेट्स के पता नहीं कब 12 बज जाएंगे, नहीं पता, अभी तो टाइम है। उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम, उनकी इंतखाबी मुहिम भी अभी 15 मिनट रहते हैं। जरदारी साहब जो है आइंदा असेंबली में वो MNA होंगे लड़काना से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आपको लग रहा है कि लाहौर से हार जाएंगे? देखिए अब मैंने जितनी बात की है मैं वहीं पे रहता हूँ। तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते लाहौर से लड़ने का? अगर उनको होता यकीन के अच्छी बात हार जाएंगे, ये कोई मसला नहीं होता, हारना जीतना चलता रहता है। असल तो बात है आउटरीच आपकी कितनी है, वो आप बढ़ाते चले जाते हैं। यानी आप देखिए कि पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब ने कराची से इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे, बट दैट रिस्पांस बिलावल गॉट फ्रॉम लाहौर। इसी तरह कुछ ना कुछ होता है, चलता रहता है। अच्छा, अगर आप सियालकोट की बात करें तो उसमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल एक आप यूँ समझिए कि वो एक मार का ही मारेंगे, क्योंकि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार, यानी आज़ाद उम्मीदवार भी दो तरह के, एक आज़ाद वो है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, और एक आज़ाद जो है वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद। लेकिन इसमें एक मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है जिसका ताल्लुक गई से भी हो, आज़ाद हो या जिस तरीके इंसाफ से हो, फ्रैंकनस्टाइन के आगे कौन हाथ खड़े कर देगा और कौन नहीं खड़े करेगा? मेरा ख्याल है कि अभी ऐसी सूरत हाल में उस पर एक दफ़ा तो मैं ये आज़ाद उम्मीदवार हूँ, तो बहुत कम आज़ाद उम्मीदवार हैं जो मार्क बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ को रेहाना डार साहिबा से नहीं, किसी आज़ाद से खतरा नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब को रेहाना डार से ही खतरा है। लेकिन सियालकोट में दिलचस्प बात है कि एक मुकाबला हो रहा है PP44 में। हालांकि मेरी अपनी ओपिनियन ये थी कि, और ये है कि बहुत कम आज़ाद उम्मीदवार, यानी जो मुकम्मल तौर पर अपनी शख्सियत के जोर पे आएंगे और वो जीत जाएंगे। आज़ाद जी, आज़ाद तो ये वाले जो मतलब अब PP44 है, वहाँ पे एक नौजवान है ज़ियाफत अली अवान, उसने PMLN को बड़ा मुंह दिया हुआ है। यानी वो अब एक आप जरा देखें कि सियालकोट जैसे इलाके में एक नौजवान का खड़ा हो जाना और उसने PMLN को इस वक्त मुंह देना कोई आसान काम नहीं है। अब वो ज़ियाफत साहब ने क्यों PMLN के साथ मतक्का लगा लिया हुआ है, उसकी वजह यह है कि PMLN की सारी तवानाइयाँ खर्च हो रही थी उन उम्मीदवारों पे जिनका ताल्लुक PTI से था। उनके बंदे पकड़ो, एजेंट ना बनने दो, ये ना करने दो, ये नौजवान जो है वो बीच में अपनी जगह बना गया। तो लिहाजा इसके भी जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। तो लाहौर में आपको यानी मैं बता सकता हूँ कि लाहौर में पिछली बार 14 में से 10 सीटें थी PMLN की। इस दफ़ा मुझे ये नंबर अचीव होता हुआ बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा चलें, ये तो हो गया, ये तो हो गया कि जी आज़ाद। एक मिनट जी, सर्वे किया अभी बकरम साहब ने, सर्वे मेरे पास सारा पड़ा हुआ है, मतलब वो एक तो आज डिप्लोमेटिक नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्रोफेशनली टॉकिंग एज अ जर्नलिस्ट वो बहुत अच्छा सर्वे, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आज जड़ा इतने डिप्लोमेटिकली काम कर रहे ने और पूरी बात कर नहीं रहे, डिप्लोमेसी के साथ क्यों चल रहे हैं? अच्छा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम क्या, खुल के गाल करो। साद रफीक साहब प्रॉब्लम में है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब मानसेरा से प्रॉब्लम में है। मानसेरा जी, मानसेरा से प्रॉब्लम में है। मानसेरा तो बड़े अमीर मकाम साहब प्रॉब्लम में है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अमीर मकाम साहब प्रॉब्लम में हुए तो राजा साहब नाराज हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में, आपको बहुत पसंद है, पख्तूनख्वा में मेरे लिए हैरत की बात होगी कि वहाँ कुछ नशिस्तें किसी दूसरी पार्टी की तरफ चली जाए। डेरा इस्माइल खान में जनाब मौलाना फजल रहमान जो है, उन्हें कोई गैर मामूली गैबी इमदाद मिले, जिस तरह का उनका रोजगार चलता है उस तरह की कोई गैबी इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में आते हुए तो देख रहे हैं, और जो भी हुकूमत बनती है वो आज़ाद उम्मीदवारों पे बहुत डिपेंड करती है कि किसका वजीर आज़म है। आज़ाद किसको चूज करें? कौन से आज़ाद और PTI वाले आज़ाद, PTI वाले आज़ाद कुछ और कहानी होगी, PTI वाले आज़ाद भी कहीं ना कहीं कुछ और। अभी सब लिख लें, बहुत सारे लोग अगर आपको एक या दूसरी पार्टी में जाते हुए दिखाई ना दिए तो फिर कर लेंगे। देखिए वो एक मैं उसको जीरो नहीं कर रहा। हाँ। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा बहुत आएंगे, मैं यही कह रही हूँ, बहुत आएंगे। कुछ एक साइजेबल तादाद है वो जेलों में बैठ के इलेक्शन लड़ रही, कुछ गायब होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं जो सामने हैं, अगर किसी का पेट्रोल पंप है तो बंद है, किसी की फैक्ट्री है तो बंद है, उसके भाइयों पे पर्चे हैं, बच्चों पे पर्चे हैं, भांजे भतीजों पे पर्चे हैं, एक नौजवान बहुत सारे लोग लड़ते हुए जो लड़ रहे हैं PTI के, लेकिन अब आज़ाद हैं, वो खुद मुझे बता चुके हैं कि हमने तो फलां पार्टी के साथ जाना है।
अनीक और अदनान साहब। जी, मेरा ख्याल भी आ चूँकि रहा आप पोस्ट इलेक्शन बात कर रही हैं तो मेरा ये ख्याल है, अब इस तरह की ज़ाहिर है कि मैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी उस सीट पे नहीं जा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि PMLN जो है वो सादा अक्सरियत लेगी उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज़ाद की। और वो सादा अक्सरियत वो लेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरों को ताउन हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये भी मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि एक अनअनाउंस्ड 1 पेज वजूद में आ चुका है, ये ढोल न्यूज़ का बाजार है लेकिन वजूद में आ चुका है। एक वोट की बरतरी से भी अगर ये हुकूमत कायम हो गई तो बड़ी तगड़ी बड़ी मजबूत होगी। मुझे आगे कोई इंतशार नज़र नहीं आ रहा। अगर इंतशार Stability होता नजर तो आ ये रही है केयरटेकर सेटअप आगे अच्छा खासा आपको स्टेबिलिटी दे रहा था, ये एक्सटेंड हो जाता। आप स्टेबिलिटी केयरटेकर की छोड़ के इंतशार में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि आप अफोर्ड नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है ना कि हुकूमत तो बन जाती है लेकिन उसको फिर चलने नहीं दिया जाता है। अगर चल हुकूमत चल रही होती तो वज़ीर आज़म को चलने नहीं दिया चलेगी, जाता। बाय हो कुरुक जैसे भी चलेगी चलेगी। क्रुक सादिया, मैं आपको बताऊं PMLN तो माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग है कि उससे तो वोटों की भी जरूरत नहीं है। ये सास और बहू का, ये जो सास और बहू का कभी क्योंकि ये भी कभी बहू थी अब ये बहू का है कि चूंकि वो थी बहू तो वो निकाला क्यों, दूसरी क्यों लेकर आ गए। अब ये तानों से ना मैं तो बता रहा हूं कि भाई वो तस्वे इतनी ताने ये मजबूत ठीक है। हो रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। PMLN तो इतनी वो कह रहे हैं आप मजबूत है, सासों की तरह भाई, ताने दे रहे नहीं, हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात, ये तस्वे बहाना अच्छी बात है क्योंकि ये निशाने इबरत बने। PMLN आइंदा दोबारा वो काम ना करें, ये अच्छी बात है। देखे ना, मतलब आप देखें ना मामला ये है। माशाल्लाह। नहीं, मुझे अच्छा लगा। देखिए मैं तो क्योंकि इस बात पे सास भी खुश कभी बहू हूँ। थी। देखिए सादिया, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि शुक्र है उन्होंने कागजात जमा कराए हैं। ये भी एहसान अजीम है, वरना मतलब इसकी भी जरूरत नहीं थी उन्हें, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Sarcasm मतलब at its जिस तरह सर आए पेश हुए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ, ये अरूज चल रहा है मतलब आपके तंज मैं आपको का। छोटा सा अभी देखे ना, एक है लीगैलिटीज, जी। मैं उसको साइड पे रखता हूँ। जाती जिंदगी किसी में जाना काबिल नफरत तरीन काम होता है, मुझे बड़ी नफरत है इससे। बरतानिया में मजहब और वो लाता है सेकुलर स्टेट, हाँ, रियासत और वहां भी अगर आपने शादी की है और एब्सोल्यूट डिवोर्स नहीं हुई है, एब्सोल्यूट डिवोर्स जिसको हम डाइवोर्स कहते हैं, डिवोर्स इज द वर्ड, जिसको डिवोर्स एब्सोल्यूट आपकी नहीं हुई है ना, तो आपने दूसरी शादी अगर कर ली है तो आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि आप कोर्ट्स का टाइम फ्यूचर में जाया करेंगे इनहेरिटेंस के मामला में जाकर। 1 जनवरी 2018 को निकाह होता है, उमर चीमा नाम का एक रिपोर्टर उसको रिपोर्ट करता है। आपको याद है उसको रद्द-ए-अमल में क्या कुछ कहा गया था, कैसे उसकी ट्रोलिंग की गई थी, बाद में क्या निकला, अब क्या निकला। और ये जो झूठ बोल रहे थे इस तारीख के ऊपर, ये क्या करने आए थे, ये रास्ते मदीना बनाने आए थे, इनके हाथ में तस्बीह थी और साथ में कौन था, सूफियाना यानी महराज पे पहुंचा हुआ एक वो मामला हम देख रहे थे। और ये सूफियाना पहली मर्तबा हमने ऐसा सूफी तारीख में देखा है जिसको हीरे से मोहब्बत है, जो सोने दौलत से मोहब्बत करता है। यानी सूफ होता है बोरी पहन लेना, अपना लिबास त्याग देना। सूफी कहता है लास्ट कमेंट में सोने के सोना वो कहता है, वन लाइनर ये सूफिया जो महलों में रहने बात वाले सूफिया। दस्तूर से शुरू हुई, इद्दत पे आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए लास्ट आप फ्री कमेंट हैं। लेने दीजिए, वन लाइनर। देखिए जी, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, ये मिरेकल मैन है और ये वो चीज़ करता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगेंस्ट दी ऑड्स ये आपको हैरान कर सकता है। ये मैंने पहले भी बात की थी और इस पे मेरा इसलिए बिलीव है क्योंकि मैंने इसको क्रिकेट फील्ड में और ड्रेसिंग रूम में देखा हुआ है। सो मैं उस बेस के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये जो हमारे ये इश्यूज़ नहीं है, जो हमारे इश्यूज़ तो इससे बढ़ के है ना। हमारे इश्यूज़ ये नहीं है कि किसने कब शादी की है या कब नहीं की है। इट्स सच अ प्राइवेट मैटर। वैसे सादिया, अगर मगर हम फ्री उस फेयर लेवल पे वोटिंग चले होती गए। है तो ठीक है, PTI असल स्वीप लेकिन असल करेगी। चीज़ तो, PTI असल स्वीप ये करेगी अगर परसों- फ्री फेयर परसों वोटिंग कितने लोग जो हैं वो निकलते हैं और जी। अपना हक़ राय वैसे लाहौर में नून लीग 5 से ज़्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में नहीं है। आप सबसे कल मुलाकात तो हमारी ट्रांसमिशन ऑब्वियसली इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगी और ये हमारा पूरा पैनल जो है वो इसी तरीके से होगा और ये जो नोक-झोंक है और ये तंज ताने हैं ये भी चलते रहेंगे। ये डिबेट का हिस्सा है। सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ये चलता रहेगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।